अब बात करेंगे कि जो वीमा है या विमीय विश्लेषण है या विमीय सूत्र है, उसका पहला काम क्या है। विमीय या विमीय विधि द्वारा या विमीय विश्लेषण के द्वारा जो फार्मूले हैं या जो कोई समीकरण है उसकी शुद्धता की जांच करना। ठीक है, तो ये आ गया समीकरणों की विमीय संगति की जांच। यानी देखो बात क्या है, ये नियम क्या है, ये किस नियम पर काम करता है। मान लीजिए बल है, तो बल में बल जोड़ा जाएगा, बल में से बल घटाया जाएगा। तो अगर कोई समीकरण है उसमें कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं तो इसका मतलब यह है कि वो एक ही भौतिक राशि होनी चाहिए। अब इसके आधार पर हम विमाओं को बराबर करते हैं। विमाओं को बराबर करके मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूँ। ठीक है, तो पहली बात आ गई समीकरणों की विमीय संगति की जांच। कोई समीकरण लिखो। अब जैसे तुम गति का एक समीकरण मुझे बताओ, गति का समीकरण क्या होता है। गति का एक समीकरण लिखो, यानी v बराबर u प्लस ए टी। ठीक, अब इसमें जो u और v हैं वो क्या है, वेग हैं, और a क्या है, त्वरण है, और t क्या है, समय अंतराल है। ये आपने पढ़ा होगा, कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा आपने ये, और 11th में भी आप इसे देख रहे होंगे। तो कह रहा है कि दोनों तरफ की विमाएँ बराबर हों और जितने भी पद हैं जोड़े गए हों या घटाए गए हों उनकी भी विमाएँ बराबर हों। गुणा या भाग की नहीं, जोड़ने घटाने वाले की और जो बराबर है उसकी। तो इसका मतलब इसमें 3 पद हैं, v u ए टी, इन सब की विमाएँ बराबर हों, चाहे ये जोड़े गए हों चाहे घटाए गए हों। तो वेग की विमा ये होती है एल टी माइनस 1, यानी मीटर प्रति सेकंड। इस वेग की विमा एल टी माइनस 1 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण की विमा, समय की विमा, त्वरण की विमा होती है एल टी माइनस 2 और गुणा में है टी, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखा जाए तो ये भी बन गया एल टी माइनस 1। ठीक, तो तीनों पदों की विमाएँ समान हैं। ठीक, इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है। तो फॉर्मूले की शुद्धता की जांच हुई। इसके अलावा और एक फॉर्मूला लिख देते हैं। दूसरा समीकरण S इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, अब इसमें भी 3 पद हैं। ठीक, अब यहाँ कई बार ये प्लस में भी हो जाता है त्वरण, कई बार माइनस में भी हो जाता है। जब कोई स्पीड बढ़ रही होती है, चाल बढ़ रही होती है, वेग बढ़ रहा होता है, तो ये पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। अगर ब्रेक मार रहे हो गाड़ी पे, गाड़ी चल रही है, ब्रेक लगा रहे हैं उस पर, तो ये ऋणात्मक भी होता है। कुल मिलाकर इस प्लस माइनस का मतलब नहीं है विमा में, ये 3 पद हैं बस। तो S की विमा
यू टी की विमा 1/2 AT² की विमा। ठीक, यानी विमीय सूत्र इनके बराबर होने चाहिए। अब ये क्या है, एस, ये है दूरी, लंबाई, यानी ये हो गया एल। अब ये क्या है, यू, ये है वेग, तो वेग की विमा LT-1। और ये है समय, समय की विमा t। तो कितना बन गया देखो, t की पावर -1 भी है और 1 भी है, तो ये l ही हो गया देखो। ठीक, अब 12 AT², हाफ की कोई विमा नहीं, ये एक संख्या है। त्वरण, त्वरण होता है LT-2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये t समय की विमा। ठीक, तो देखो ये भी वही आ गई l। तो कुल मिलाकर v में दृष्टि से देखा जाए तो ये समीकरण सही है। ठीक, तो समीकरण की जांच हुई। अब इसका काम क्या है, अगर कोई समीकरण दिया है और उसमें कोई ऐसी राशि है जिसकी विमा बतानी है हमें, तो हम क्या करते हैं, उसके सभी पदों की विमाएं समान कर देते हैं और जिसकी विमा पता नहीं होती उसकी हम निकाल देते हैं। अब मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ आपको कि जिसका पता नहीं है उसकी विमा इससे कैसे निकालते हैं। ठीक, अज्ञात राशि की विमा, किसी भी समीकरण में अज्ञात राशि की विमा। ठीक, तो अब बात आ गई किसी सूत्र या समीकरण में अज्ञात राशि की विमा या विमीय सूत्र, विमा या विमीय सूत्र, है ना। कैसे, अब इस पर देखो, मैं उदाहरण देता हूं तुम्हें। कहता है किसी वस्तु पर लगा हुआ बल, किसी, अब मैं इसको दे रहा हूं एक उदाहरण, है ना। किसी वस्तु पर लगा हुआ बल निम्नलिखित है। F AV प्लस BT। ठीक है, जहां V वेग तथा T समय है, तो A और B की विमा बताइए या विमीय सूत्र बताइए। अब B का विमीय सूत्र बताइए, ऐसे कर देते हैं, देखो ये आ गया। ठीक, तो ये बन गया तुम्हारा सवाल। अब करते हैं इसका हल, और ये बन गया तुम्हारा प्रश्न। एक उदाहरण हो गया। अब इसमें क्या करना है, जितने पद हैं सभी की विमाएं समान कर देनी है, अपने आप आ जाएगा सब कुछ। अब देखो, सभी की विमाएं समान, यानी F की विमा बराबर है AV की विमा बराबर है BT की विमा। ठीक, बल की विमा क्या है, MLT-2, ये है बल की विमा। V की विमा, वेग या चाल की विमा, ये है LT-1 बराबर है BT, B समय। ठीक, अब देखो
जब इन दोनों को बराबर करोगे तो एक ही विमा आ जाएगी, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पहुँच जाएगी, इसके नीचे एक ही विमा आ जाएगी। उसके बाद जब इसको और इसको बराबर करोगे तो बी की विमा आ जाएगी, ये टी जो है इधर पहुँच जाएगा। तो बराबर कर देने से किसी अज्ञात राशि की विमा आसानी से मिल जाती है, चाहे प्लस हुआ हो चाहे माइनस हुआ हो। मान लो जी मैं यहाँ माइनस कर दूँ, मैं यहाँ पे इसे बदल दूँ, यहाँ पे मैं इसे माइनस कर देता हूँ, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही हल होगा। बस यहाँ गुणा या भाग नहीं होना चाहिए। ठीक, गुणा और भाग में राशि एक मान ली जाती है। अब देखो जैसे ए और बी की गुणा है तो ये एक ही राशि है, अलग अलग राशि नहीं है। जमा या घटाव में, प्लस या माइनस में अलग अलग राशियां मानी जाती हैं। तो इस विधि से आप अज्ञात राशि की विमा पता कर सकते हैं। ठीक है, अब है दूसरा काम। इसी तरीके से समीकरणों के या विमीय विधि का इस्तेमाल करके कि जो मात्रक है या जो इकाई है उसको कैसे बदलते हैं, एक से दूसरे में कैसे बदलते हैं। तो उसका उदाहरण देके बताता हूँ मैं। माने गए मात्रक या मात्रकों में परिवर्तन अगर विमीय विधि से करना है तो उसका तरीका क्या है, देखिए। कहता है 5 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, या परिवर्तित कीजिए। सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। अब इसमें क्या करना है, इसमें एक सूत्र लगाते हैं हम, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा दूरी और समय। तो इसमें क्या लगाते हैं फॉर्मूला, N1 U1 N2 U2। ठीक, अब इसमें एक तरफ वो लिखते हैं जो दिया है, देखो ये है मान, कितना मान है यहाँ पे 5, और यहाँ पे यूनिट कितनी है, मीटर प्रति सेकंड। तो लिख देते हैं मीटर प्रति सेकंड। N2 का मान पता नहीं, यूनिट कितनी है, वो है किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस किलोमीटर प्रति घंटा को बदल देते हैं, इसी में बदल देते हैं जो दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक, तो पहले विमा लिखते हैं, उसके बाद बदल देते हैं, या विमा नहीं लिखते ऐसे ही बदल देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया LT-1। अब ये भी मीटर में जा रहा है। ठीक, अगर नहीं ऐसा करना, यहाँ आपको विमा नहीं लिखनी तो मत लिखिए, वैसे ही लिखा रहने दीजिए, मीटर प्रति सेकंड रहने दीजिए। अब ये हो गया N2। अब देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो ये हो गया 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। ठीक, अब ये N2 आ गया, देखो N2 की वैल्यू निकाल लो। N2 आ गया 5 × 3600 / 1000। तो
तो ये जो मान है ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक, अब ठीक करें, अगर इसको सॉल्व करें, देखो ये 0 काटें तो ये हो गया 5 गुना 18/5, तो ये क्लियर बन गया 18। ठीक, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड 18 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो इस तरीके से इकाइयों को, मात्रकों को, या जो मान दिए उनको बदल के आप जो है नए इकाइयों के पदों में उस राशि का मान निकाल सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये बिना विमा के भी होता है। इसको कहते हैं कि भाई ये विमा का अनुप्रयोग नहीं है, ये तो सूत्रों का बदलाव है, सिर्फ सूत्रों में परिवर्तन है, सूत्रों में इकाइयों का, मात्रकों का परिवर्तन है, इसलिए इसको विमा का अनुप्रयोग है, विमीय विधि का अनुप्रयोग है, ऐसा नहीं है। मापन का अनुप्रयोग कह सकते हैं आप, जो मापन पद्धति है, मापन है, उसका अनुप्रयोग इसे कह सकते हैं, विमा का नहीं है ये, क्योंकि इसमें विमा का इस्तेमाल आपने कहीं किया नहीं, इसमें सीधे इकाइयाँ लिखी हैं आपने, मात्रक लिखे हैं और उसकी वैल्यू निकाल दी है। अब इसके बाद विमा का अगला अनुप्रयोग, सूत्र का स्थापन, सूत्र की स्थापना कैसे करते हैं, सूत्र बनाते कैसे हैं, उसका एक उदाहरण देकर के आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना, यानी कुल मिलाकर सूत्र बनाना, सूत्र का निर्माण करना, फॉर्मूले का निर्माण करना। अब इसमें एक उदाहरण यहाँ दिया गया है, बहुत ही सरल सा उदाहरण है। ठीक, इसे मैं आपको समझा देता हूँ कैसे ये काम करता है। इसके अलावा एक उदाहरण और दूंगा आपको, आपको समझ में आ जाएगा कि सूत्र की स्थापना कैसे होती है। उदाहरण है 17। उदाहरण है 17। ठीक, क्या कह रहा है, एक सरल लोलक पर विचार कीजिए जिसमें गोलक को एक धागे से बांध कर लटकाया गया है और जो गुरुत्व बल के अधीन दोलन कर रहा है। मान लीजिए कि इसका दोलन काल जो है सरल लोलक का दोलन काल है ना, दोलन काल यानी टाइम पीरियड, ये है T। कहता है ये निर्भर करता है, निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। कहता है निर्भर करता है जी पर और लोलक की लंबाई पर। जी क्या है, कहता है यह है गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण पैदा होता है, यानी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और एल क्या है, यह है लंबाई, जिस तार से या रस्सी से या धागे से जोड़ा गया है वो है एल, यानी लोलक के धागे की लंबाई। के धागे की लंबाई। ठीक, अब अगर इसको बना के देखूं थोड़ा सा तो कुछ इस तरीके से बना सकता हूं। देखो इसको मैं, ये सरल लोलक बनाया और ये ऐसे चलेगा। ठीक, कभी इधर कभी इधर, तो इसका एक बार आने जाने का समय आवर्त काल, ठीक, दोलन काल। ठीक है, कहता है इसका सूत्र बनाइए। ये सवाल है, अब कैसे पता करते हैं, किस पर निर्भर करता है, ये मान के चलेंगे। देखो
अब जो t है वो निर्भर करता है, ठीक। तो इसे कर देंगे सीधा निर्भर करना अनुकर्मानुपाती, अनुकर्मानुपाती। तो t जो है निर्भर करता है g पर। तो g की कितनी विमा है पता नहीं, इसे a मान लेंगे। माना g की विमा a है, l इसे मान लेंगे b, ठीक। l पर निर्भर करता है ये तो पता है, लेकिन कितने l पर? l स्क्वायर पर निर्भर करता है, l की घात कितनी है, एक है, आधी है, कितनी है, तो वो मानना पड़ेगा। कहता है विमेय विधि द्वारा दोनों तरफ की विमाएं बराबर कर दीजिए, ठीक। यानी इधर की विमाएं दाईं तरफ वाली और इधर की विमाएं बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, दोलन काल है, समय है, तो यानी t लिख दी मैंने इसकी विमा दोलन काल की। g ये त्वरण है, त्वरण की विमा लिख दी मैंने LT-2। ये लंबाई है, लंबाई की विमा लिख दी मैंने LBA, ठीक। अब दोनों तरफ की विमाएं मुझे बराबर करनी हैं, ठीक है। अब कैसे करता हूं मैं? अब देखो समानुपाती का जो निशान है उसके इधर और उधर की विमाएं मुझे बराबर करनी है, क्योंकि इधर भी दोलन काल है, समय है, इधर भी समय है, इधर भी दोलन काल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लंबाई, सबकी घात को अलग अलग लिखो पहले। उधर देखें तो t की घात 1 है, इधर देखें तो l की घात a है और b है, तो l की घात है a प्लस b। दूसरा देखें तो समय की घात है -2a, ये है। अब इधर बताओ l की घात नहीं है, इधर l नहीं है, अगर नहीं है तो l की घात 0 है, तो यानी इधर कितनी है l की घात a और b, यानी a प्लस b है। तो l की घात की बात करूं तो a प्लस b 0 है, क्योंकि इधर a प्लस b है, इस तरफ नहीं है, बाईं तरफ नहीं है। ऐसे ही अगर समय की बात करूं, समय की यहाँ कितनी घात है -2a, और यहाँ कितनी घात है समय की 1, क्योंकि घात नहीं लगी है इसका मतलब 1 है। तो देखो इन समीकरणों से, इस समीकरण से देखो a का मान आया -1/2, a के इस मान को यहाँ डाल दो पहले वाले समीकरण में, तो b का मान आया 1/2, ठीक। इसे a और b के इस मान को इस फॉर्मूले में लगा दो यहाँ, ठीक। तो क्या बना, दोलन काल t प्रोपोर्शनल टू g की पावर a -1/2, तो g की पावर हो गई -1/2। b की पावर क्या है, b की वैल्यू क्या है 1/2, तो l की पावर हो गई 1/2, ठीक। तो सूत्र बन के आ गया। अब इस 1/2 पावर को वर्गमूल में लिख सकते हो, ठीक। यानी अब t का सूत्र बन के आ गया L/G का वर्गमूल। अब ये जो तुम्हारा अनुक्रमानुपाती है, अगर इसको हटाना चाहते हो तो तुम्हें एक नियतांक लिखना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा फॉर्मूला यही है, सूत्र तुम्हारा यही है। वो जो नियतांक है वो प्रयोगों के आधार पर देखा जाएगा, ठीक। अगर उसको लिखना चाहते हो तो इसे हटा कर लिख सकते हो t बराबर k√L/G। के क्या है, कहता है विमा रहित नियतांक है, विमा रहित नियतांक है, यानी इसकी विमा नहीं है, बस एक नंबर है ये। और अगर फॉर्मूला देखोगे तो यहाँ आता है 2π, वो यहाँ नहीं लगाना हमें, यहाँ उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से विमेय विधि से फॉर्मूले का पता किया जा सकता है, उसमें केवल नियतांक की जानकारी नहीं मिलेगी आपको, फॉर्मूला से ही मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये उदाहरण बुक में दिया, और ये उदाहरण इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब मैं बात करता हूँ अभ्यास की।
अभ्यास में मैं आ गया हूँ सीधे एक महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर है 13। ठीक, अभ्यास पे मैं चला गया हूँ, प्रश्न नंबर 13 पे मैं पहुँच रहा हूँ। कहता है कोई भौतिक राशि P 4 प्रेक्षण योग्य राशियों ए बी सी डी से इस प्रकार संबंधित है। कोई नहीं, कोई P जो है किस प्रकार निर्भर करती है ए बी सी डी पर, यह बताया गया है। यानी कि एक सूत्र बता दिया कि P का सूत्र ये है। कहता है इसमें P में जो गलती होगी, P में जो एरर होगी, जो त्रुटि होगी, वो कितनी होगी, जबकि ए बी सी में त्रुटि गिवन है। ए में त्रुटि कितनी है? ए में त्रुटि है 1%, बी में त्रुटि है 3%, सी में त्रुटि है 4%, डी में त्रुटि है 2%। ये त्रुटि है, ओके, प्रतिशत त्रुटि। कहता पी में कितनी त्रुटि होगी, तो प्रतिशत त्रुटि घातों के हिसाब से आपेक्षिक एरर लगाकर, त्रुटि लगाकर जोड़ दी जाती है। तो पहले मैं उसका व्यंजक लिख देता हूँ, यानी जो पी में प्रतिशत त्रुटि है, आपेक्षिक त्रुटि लिखता हूँ डेल्टा पी अपॉन पी, ये 3 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी प्लस 1/2 डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी। ठीक, और ये सब प्लस होंगे, चाहे कोई डिवाइड में हो चाहे कोई ऊपर हो, सब प्लस होंगे। अब अगर मैं इन सब को 100 से गुणा कर दूं तो क्या बन जाएगी? प्रतिशत त्रुटि। तो अब मैं लिखता हूँ P की प्रतिशत त्रुटि। मैंने 100 से गुणा कर दिया दोनों तरफ, तो हो जाएगी 3 गुणा A की प्रतिशत त्रुटि, 2 गुणा B की प्रतिशत त्रुटि, और 1/2 गुणा C की प्रतिशत त्रुटि, और यहाँ आ जाएगी D की प्रतिशत त्रुटि। ठीक, अब जो प्रतिशत त्रुटियाँ दी हुई हैं उनको लिख दो। ए की प्रतिशत त्रुटि 1 है, 3 गुणा 1। बी की प्रतिशत त्रुटि 3 है, तो 2 गुणा 3। 1/2, सी की 4 है, 1/2 गुणा 4, और डी की 2 है, 2। तो आंसर देखिए कितना आ रहा है, 3 और 6 9 और 2 11 और 2 13%। ये आ गया आंसर। यानी पी में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? 13% की त्रुटि होगी। ठीक, तो प्रतिशत त्रुटि निकालने पर यह सवाल है, और ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल माना जाता है। इम्पॉर्टेंट लिख देता हूँ इसके ऊपर। ठीक,
अब ले रहा हूँ प्रश्न नंबर 15, अभ्यास का 15वां सवाल। ठीक, सवाल नंबर 15 को पढ़ता हूँ। भौतिकी का एक प्रसिद्ध संबंध किसी कण के चल द्रव्यमान मूविंग मास m विराम द्रव्यमान m0 m0 इसकी चाल प्रकाश की चाल के बीच में है। ये संबंध किस प्रकार का है? इस प्रकार ये संबंध लिखा जाता है। ऐसे, ठीक। अब अगर कोई कण विराम में है, नहीं चल रहा है, तो उसका द्रव्यमान ये है। अगर वो चलने लगे तो उसका द्रव्यमान ये हो जाता है। जितनी चाल से वो चलता है ये उसकी चाल होती है। प्रकाश की चाल c है। कुल मिला के ये फार्मूला है। यानी ये फार्मूला बता रहा है आइंस्टाइन का जो सापेक्षता का सिद्धांत है उसके अनुसार कि चलती हुई चीज़ों का द्रव्यमान कम हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बढ़ता हुआ बताएगा कि कम होता हुआ बताएगा। ठीक। अब देखिए, अगर कोई प्रकाश की चाल से चले तो उसका द्रव्यमान अनंत हो जाता है। इसका मतलब सीधा है कि अगर चलती हुई चीज़ों का द्रव्यमान बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखें तो, लेकिन ये छोटी जो चाल हैं, जो कम वैल्यू की चाल हैं, उस पर काम नहीं करता। इस v का मान भी c के आसपास होना चाहिए, यानी प्रकाश के वेग से कम चले थोड़ा, ठीक, तो ये ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करता है। हम जैसे चलते हैं, सामान्य चाल होती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, उस पर नहीं, क्योंकि यह है कण की चाल, यह है प्रकाश की चाल। काम कहाँ करता है फार्मूला? काम करता है जैसे परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो उस केस में ये फार्मूला काम करता है, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन की जो चाल होती है बहुत होती है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रकाश के चाल की तुलना में अगर वस्तु की चाल या कण की चाल कम है तो फार्मूला काम नहीं करता। मास में, द्रव्यमान में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब इस पर जो प्रश्न है वो क्या है? ये कहता है कि ये फॉर्मूला गलत तरीके से याद होता है, इसका जो c है वो भूल जाते हैं। ठीक, तो यानी ये फॉर्मूला ऐसे याद कर लिया जाता है m0 1 माइनस v स्क्वायर। तो कहता है बताइए इसमें c कहाँ लगना चाहिए, प्रकाश की चाल इसमें कहाँ लगनी चाहिए। तो अगर देखा जाए तो दोनों तरफ का द्रव्यमान समान है, नीचे का नंबर विमा रहित होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो 1 है इसकी विमा और इस v की विमा बराबर होनी चाहिए, यानी 1 की विमा और v स्क्वायर की विमा बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो यानी v स्क्वायर की विमा ऊपर लगी हुई है वो है LT-1 का स्क्वायर, और इधर क्या है 1, इधर कोई विमा नहीं है। तो इसका मतलब इसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, इसी विमा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब c भी इसके नीचे ही लगाना पड़ेगा ताकि ये नंबर विमा रहित हो जाए।
ये नंबर विमा रहित हो तो इसी राशि से कि विमा से या इसी विमा की राशि से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो इसका मतलब सी स्क्वायर इसके नीचे ही लगाना पड़ेगा। ठीक, ये सवाल है बस। ओके, फाइनल। ठीक, अब इसमें एक सवाल और है, देखो बड़ा अच्छा सवाल है ये, 6 नंबर का सवाल है। लंबाई मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे परिशुद्ध यंत्र है? वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन हैं। स्क्रू गेज के चूड़ी अंतराल का 1 मिलीमीटर है। वृत्तीय पैमाने पर 100 विभाजन हैं। एक यंत्र प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के अंदर तक की लंबाई के अंदर की सीमा तक नाप सकता है। तो सबसे कम लंबाई को कौन नाप सकता है? जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य तक को नाप सकता है, वो सबसे कम नाप सकता है। तो कहता कौन सा परिशुद्ध है? तो जो सबसे कम नाप सकता है वही परिशुद्ध है, उसमें परिशुद्धता होती है। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी जो सवाल हैं वो सारे लगभग उन उदाहरणों के आधार पर या उन सवालों के या फॉर्मूलों के आधार पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर अध्याय नंबर 2 खत्म। ओके, बाय।